नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। जैसा कि आपने वो पहले बताया था कि सैटरडे को जो टेस्ट होता है आपका हरियाणा सीईटी का, दिल्ली पुलिस का जनरल मॉक टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, उनके एनालिसिस आपको मिला करेंगे पेपर देने के बाद, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे। तो अभी आपको सीईटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है जो अभी पेपर हुआ है सैटरडे के दिन, और इससे पहले जो लास्ट सैटरडे पेपर हुआ था उसका एनालिसिस मैं करा चुका हूं तीनों के तीनों पेपर्स का। आपके जनरल मॉक टेस्ट का भी आपका सॉल्यूशन कराया गया, मैथ्स का हरियाणा सीईटी में जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर उनका भी एनालिसिस कराया गया, और दिल्ली पुलिस जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, दिल्ली हेड कांस्टेबल का, जो आगे फ्यूचर में दिल्ली कांस्टेबल में सेलेक्ट होने वाले हैं, जो लोग पेपर देते हैं, उनका भी मैथ्स का एनालिसिस मैंने पिछले सैटरडे वाले पेपर का कराया है। तो अगर आपने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिएगा। और अभी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अभी हरियाणा सीईटी का जो सैटरडे का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखें। चाहे आपके सारे क्वेश्चन सही है, पर आपको एक बार एनालिसिस देखना होता है जिससे कि आप पता कर पाते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोगों करने के तरीके में और कोई फैकल्टी आपको बता रहा है उसमें काफी अंतर आ पाता है, तो नया मेथड भी आप सीख पाएंगे। तो इसलिए एनालिसिस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जितने भी लोगों ने पेपर अगर ये नहीं भी दिया है तो भी आप एनालिसिस देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका पेपर था सीईटी का, ये पहला क्वेश्चन था। जो लोग देख रहे हैं इस समय क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 1152 है। एक संख्या दूसरे से दुगनी है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए दो संख्या है, आपसे बोल रहा है कि सर एक संख्या दूसरे से दुगनी है, मतलब कि एक को अगर मैंने x मान लिया तो दूसरे को क्या मानूंगा मैं, 2x मानूंगा। इनका गुणनफल 1152 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर 576 है तो x का मान क्या आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर करने पर 576 होता है। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट बता दूं या उसको रिपीट ना कर पाऊं, आपके पास सेशन हमेशा रहेगा, तो आप आराम से तसल्ली से सॉल्यूशन को बाद में भी देख सकते हैं। अभी जितना समझ में आ रहा है समझ लें। x का मान 24 आ चुका है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का योग आएगा सर 2x और x 3x। x का मान 24 है, 24 दिया 72, 72 क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह आपको छोटे से छोटा संख्या बतानी है जिसे अगर मैं 1294 में से घटा दूं तो जो शेषफल बची संख्या है उसको 9, 11, 13 से भाग देने पर 6 शेष बचेगा। 9, 11, 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। तो 1294 में से मैं क्या माइनस करूं? पहली बात तो देखिए एक बार, 9 का भाग जाने के लिए अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, 9 का भाग तभी जाएगा जब अंकों का योग 9 का मल्टीपल आएगा। अब देखिए एक बार, यहां अंकों का योग कितना आ रहा है, यहां अंकों का योग आ रहा है सर 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 4 कितना आ गया, 16 आ गया। अंकों का योग 16 आ रहा है। आप कह रहे हैं कि 9 का भाग देने पे 6 शेष बचना चाहिए, यानी कि उस संख्या में से अगर मैं 6 घटा दूं तो 9 का भाग जाएगा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 का भाग देने पे 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 अगर हम लोग घटा दें तो 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग कितना आया था इसका, 16 आया था 16। 4 और 9 13 और 2 15 और 1 16। 16 में से 6 घटा दिया, क्या बचा, 10 बच गया। अच्छा 10 में से मैं क्या घटा सकता हूं कि अंकों का योग 9 का मल्टीपल आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 में से आप 1 घटा सकते हैं, 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। कुछ आया समझ? हम लोगों ने 9 के नियम से क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब मैं चेक कर लेता हूं कि सर ये आंसर सही है या नहीं। 1 घटाने की कह रहे हैं, 1294 में से 1 घटाया, 1293 आ गया। अब इसके अंदर चाहे तो आप 9 से भाग दो, चाहे 11 से दो, चाहे 13 से भाग दो, शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। मतलब इस संख्या में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 1287 आएगा। इसके अंदर तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 9 का भाग जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 और 7 18, 9 का भाग जाएगा। 11 का भाग जाएगा, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 और 9 का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 11 का भाग भी जाएगा। ये सब प्रोसेस में क्या कर रहा हूं पता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको पढ़ाया होगा मैंने, नहीं पढ़ाया तो जब भी आपके बैच में होगा आप ये जान पाएंगे कि कब हम लोग 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 13 का कैसे चेक करते हैं। 13 के लिए आप चाहे तो 13 का डिवाइड भी कर सकते हैं, चेक कर लेना, 13 का भाग भी इसमें जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो
तो आप देखिए जितने भी लोगों ने इसको एलसीएम लेके किया या किसी और तरीके से किया, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूं, मेरा मेन मकसद है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन के अप्रोच को सीखें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को काफी तरीके से मैथ्स में किया जा सकता है। अब आपके लिए एग्जाम में कौन सा बेस्ट मेथड है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये एक बार में चीजें समझ में आने वाली नहीं है। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को सर एग्जाम में कैसे करना होता है। तो अभी मैंने देखो क्या किया, मैंने कहीं पर भी एलसीएम नहीं लिया, मैंने बस इतना देखा कि नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और मुझे ये बात पता है कि 9 का मल्टीपल तभी होगा जब अंकों का योग 9 का मल्टीपल आएगा। तो मैंने चेक किया सर इसके अंकों का योग 16 आ रहा है 16। कुछ घटाने की बात चल रही है, चलो घटाने का तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। लास्ट में यह भी बोला गया कि 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब 6 को अगर मैं हटा दूं तो भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने 16 में से 6 हटाया, क्या बचा 10। अभी भी 10 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ घटाया जाए। तो 10 में से हम लोग अगर 1 घटा दें, बात को समझना, 10 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 का भाग जा रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर है। तो जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही है मैथ्स के अंदर, वो इसी अप्रोच को एग्जाम में काम में लेने वाले हैं। और आप भी ले सकते हैं, टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम भी दे रहे हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है। वर्गों का योग आपको क्या दिया हुआ है 100, उनके वर्ग का अंतर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। देखिए 100 आ सकता है किससे, 100 कैसे आ सकता है वो समझे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 आता है, तो एक तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मिला के क्या होता है 100 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा 100 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, ठीक है। क्या इनके वर्गों का अंतर 28 है। 8 का स्क्वायर सर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अंतर लेंगे, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो मैंने नंबर सही माने 6 और 8, और अगर मैंने नंबर सही माने तो उनका योग जो आएगा 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है, 14 क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक पूछा जा रहा है। इकाई का अंक क्या आएगा समझ लो एक बार फटाफट से। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहली बात, कभी भी आपको लास्ट का डिजिट इकाई का अंक पता करना होता है तो आप पावर के अंदर जो भी आपको घात दी गई है, पावर के अंदर आप लोग डिवाइड करते हैं 4 से। पावर को किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर पावर में घात में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उसको 4 मान के सॉल्व किया जाता है। अगर पावर में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो सर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, तो वो हम लोग लिख देंगे। क्या बोला मैंने, जो भी आपको पावर दी जा रही है, घात दी जा रही है, उसमें आपको 4 का भाग लगाना है। तो अगर मैं किसी संख्या में 4 का भाग लगाऊंगा तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो 4 का भाग जाएगा या 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर 4 का भाग जाएगा तो उसको 4 मान के चलना है। अगर 4 का भाग नहीं गया तो क्या बच सकता है, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। सुनो सभी एक बार, 7 की पावर 71, मैंने बोला था 71 यानी कि पावर में 4 से भाग देना है। 71 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो आप कहोगे सर 68 में भाग पूरा पूरा जाता है, क्या बचेगा 3 बच जाएगा, तो ये हो गया 7 की पावर 3। 6 की पावर 63, 63 में अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं 60 में पूरा पूरा जाता है, यहां से भी 3 बच जाएगा, जो बच गया वही लिखना होता है, ध्यान रखना। 3 की पावर 65, 65 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो सर 64 में भाग पूरा पूरा जाता है, 1 बचेगा, 3 की पावर 1। 7 की पावर 3, 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट में 3 आएगा। 6 का क्यूब 216, लास्ट में 6 आएगा। 3 की पावर 1 3, केवल लास्ट के डिजिट से लेना देना है। गुणा करो जरा, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 का 4, 4 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आराम से इसको रिवाइंड करके बाद में देख लीजिएगा क्या मैंने आपको समझाया। बाकी जिन लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट मैथ्स का, मैथ सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
12 संख्याओं का औसत कितना है? 12 संख्याओं का औसत सर 15 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो 12 संख्याओं का टोटल पता कर लो। 12 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 12 गुणा 15, 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 180 आ गया। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 14 है, तो 14 का डबल कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। बोल रहा है शेष संख्याओं का, तो 12 संख्याएं थी, 2 संख्या मैंने हटा दी, कितनी बची? 10 बची। कितना बचेगा टोटल? 180 में से 28 माइनस करें। 180 में से अगर मैं 30 माइनस करता हूं तो 150 आएगा, तो यानी कि आ जाएगा 152। 152 बटे 10, 2 से काटे 5 बार, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 76 बटे 5। 76 बटे 5 कितना आएगा? 5 से 76 15 बार कटेगा, 15 5 75, 15 सही 1 बटे 5। औसत का वेरी इजी क्वेश्चन। औसत के अंदर ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये किसी भी कंडीशन में आपको गलत नहीं करने हैं, समझे जरा। 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो 12 इंटू 15 करने से टोटल आ गया। शुरू की जो 2 संख्या उनका औसत 14 है, तो उनका टोटल आ गया 28। बची हुई संख्याओं का टोटल आएगा 180 गुणा 180 माइनस 28, तो 180 में से मैंने 28 माइनस किया, 152। 10 संख्या बची हुई है, 10 से भाग लगाया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि सर सेशन अटेंड करने के बाद भी हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पेपर के क्वेश्चंस कम समझ में आए, तो आप ऑफलाइन भी मुझसे आकर के पूछ सकते हैं, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो समझाने के बाद आपको समझ ना है, इतना आप लोग खुद पे विश्वास रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बराबर से एक बार। 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में से 40 कम करने पर अनुपात हो जाता है 27:17। याद करिए, जब रेशियो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर प्रत्येक संख्या में से समान संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक में से 40 कम किया गया, या प्रत्येक में 40 जोड़ भी सकते हैं, तो अगर प्रत्येक संख्या में से समान संख्या घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है, तो सबसे पहले अनुपातों के बीच के अंतर को सेम बनाते हैं। अनुपातों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, और यहां अंतर कितने का आ रहा है? 27 17 10 का आ रहा है, तो 2 वाले को 5 से गुणा करेंगे, 10 वाले को 1 से, ये हो जाएगा सर 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 55 25। अंतर आ गया 10 का, और यहां आ रहा है 27:17। अंतर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या बना लिया? सेम बना लिया। अब जरा मुझे बताइए, 35 को अगर मुझे 27 करना है, 35 को 27 करना है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 8 की। 25 को 17 करना है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 8 की। तो आपके हिसाब से तो कमी करनी पड़ी 8 की, क्वेश्चन के हिसाब से कमी करनी पड़ी 40 की। तो 8 को अगर मैं 40 मान लूं तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 5। 1 का मान अगर 5 आ गया तो पूछा गया था संख्याओं के बीच अंतर बताओ। 25 और 35 में अंतर आ रहा है सर 10 का। 1 का मान अगर 5 है तो 10 का मान कितना आएगा? 50 आएगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं? बात यार समझ, चीजों को शेयर कर देना भाई, जहां भी आप कर पाए। जितने भी लोगों ने पेपर दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, मैं तो चाहता हूं वो लोग भी एनालिसिस देखें, क्योंकि पेपर देने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट से, 7वां क्वेश्चन। राहुल 6 लीटर पानी में 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है। राहुल ने 6 लीटर पानी में 2 लीटर एल्कोहल मिलाया, और दिनेश ने 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाया। दोनों मिक्सचरों में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात। यह क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी कराया हुआ है। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास के अंदर जागते रहते हैं, सोते नहीं है, जिनको उबासी नहीं आती है, एक्टिव रहते हैं क्लासेस के अंदर, वो ये क्वेश्चन देखते सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उनको क्लासेस के अंदर पढ़ाया गया। जो सोते रहेंगे, जिनके चलो बैच में नहीं हुआ है, उनसे मैं नहीं कह रहा हूं, पर जिनके बैच में मैं पढ़ा चुका हूं, उनसे तो उम्मीद की जा सकती है भाई कि कम से कम क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस के तो आंसर सही होने चाहिए। पर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया होगा पढ़ाने के बावजूद। रीजन बस इतना सा कि सर हमसे जागा नहीं जाता, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आ पाती है, और बिना अवेयरनेस के सिलेक्शन नहीं होगा। सीटें बहुत कम है, काफी लोग भीड़ काटामारी हो रखी है फॉर्म्स भरने के लिए, और हम लोग अभी एग्जाम जो एकेडमी में होता है उसी का पूरा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचें कि अपन पहले लायक बने सिलेक्शन के, जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आके पढ़ें, जो डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स को पूछें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, केवल आप सोचें कि सर हम 4-5 घंटे एकेडमी में पढ़ते तो हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं आप मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर। केवल 4-5 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, इस बात को आप समझें। घर पे इतना ही पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर पूरी क्लासेस का आप रिवीजन करें। बाकी के जो 2-3 घंटे बचे हुए हैं, 3 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी आपको अलग से करनी पड़ेगी। जो पढ़ाया जा रहा है उसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग सोर्सेज से। एकेडमी की बुक है उसमें से क्वेश्चंस कीजिए, और कोई आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चंस करें। तो पढ़ना तो पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर ये आगे सर बहुत पढ़ लिया, इतना हो गया, वहीं सिलेक्शन में रुकावट आ जाएगी। तो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए पढ़ते रहिए, उसके बाद कोई पढ़ने के लिए नहीं कहने वाला। तो सुने फटाफट से एक बार,
राहुल के पास 6 लीटर पानी है, 2 लीटर एल्कोहल है। तो राहुल जो है उसके पास एल्कोहल का परसेंटेज कितना है? आप कहेंगे सर 2 लीटर एल्कोहल है, कितने में से? 6 और 2 8 में से, क्योंकि मिक्सचर है आपके पास 8 का, इंटू में 100, 2 से 8 4 बार, 4 से 100 25 बार, ये आ गया 25%। तो राहुल के पास जो एल्कोहल है वो 25% है। राहुल के बाद था दिनेश। दिनेश के पास देखिए क्या होगा, दिनेश जो है सर 9 लीटर पानी में 1 लीटर एल्कोहल मिला रहा है। तो एल्कोहल मिलाया 1 लीटर, कितने में से? 9 और 1 10 में से, इंटू में 100 करेंगे तो ये आ गया आपका 10%। क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज का रेशो लो, तो क्या 25-10 का रेशो भी नहीं ले पाएंगे क्या हम लोग? 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5:2 क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। एक भी क्वेश्चन मैंने शनिवार को आपको पेपर में नहीं दिया जो आप लोग ना कर सके। आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करने की नीड है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए सर कार्यालय में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 40% महिलाएं, फीमेल हो गई 40, तो मेल कितने हुए बताओ? मेल हो गए 60। कह सकते हैं ऐसा कि 100 लोग अगर काम करते हैं तो 40 औरतें हैं और 60 क्या है? आदमी है, पुरुष हैं। 70% महिला स्टाफ विवाहित है। 70% किसका? 40 का। 40 का अगर मैं 70% निकालूं तो आप कहेंगे सर 28 महिलाएं जो हैं वो मैरिड है, विवाहित है। किया जा सकता है ऐसा। पुरुष कितने विवाहित है? 50%। किसका 50%? 60 का। 60 का 50% कितना आएगा? 30 आएगा। अब ये सब कैलकुलेशन वर्बली करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 60 का 50% ही निकालने बैठ गए हम। 60 × 50/100, तो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़नी बहुत जरूरी है। तो केवल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, स्पीड बहुत मायने रखती है एग्जाम के अंदर। 60 का 50% 30 हो चुका है। तो टोटल मैरिड लोग कितने हैं? आप कहेंगे 28 महिलाएं और 30 पुरुष। 30 और 28 कितने होते हैं? 58। 58 लोग मैरिड हैं। अगर सर 58 लोग मैरिड हैं तो फिर अनमैरिड कितने? अविवाहित कितने? 42, क्योंकि उसने पूछा है अविवाहित का परसेंटेज कितना है। 42 क्वेश्चन का आंसर आएगा। 42 जो है वो क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन समझना है बाद में रिवाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी 1800 है, लाभ अगर 32% है तो विक्रय मूल्य बताइए कितना आएगा? एसपी निकालना है। 1800 रुपए में खरीदा, 32% का आप लाभ चाहते हो, इंटू 132/100। कैंसिल हो गया भाई। 18 दूनी 36, 6 हासिल 3, 18 × 54 और 3 57, 7 हासिल 5, 18 का 18 और 5 23, 2376 कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2376 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट दी गई है 19% की, किसी एकल छूट के समतुल्य। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट 10% और 4% है। बताइए तीसरा डिस्काउंट कितना है? समझो एक बार बात को। आपसे बोल रहा है कि सर टोटल जो डिस्काउंट है वो तो 19% है। टोटल डिस्काउंट 19% है। इसका मतलब अगर 100 रुपए एमआरपी है तो उसने 19% के डिस्काउंट पर 81 में बेच दिया, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अब उसने ये जो डिस्काउंट दिया है ना 19% का, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला डिस्काउंट था आपका 10%। चलो पहले हम लोग 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो जरा बताइए 100 के ऊपर अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु को 90 में बेचा जाएगा। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट 4% का है, 90 के ऊपर 4% की छूट देंगे। 90 का 4% कितना आएगा? 9 चौक 36, 3.6, और 90 में से 3.6 माइनस करूंगा तो 86.4 आएगा। कितना आ जाएगा? 86.4। वापस सुन लीजिएगा, 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 गया, 90 बचा। फिर हमें 4% का डिस्काउंट देना है। 90 का मैंने 4% निकाला, आप निकाल लेना आप जैसे निकालते हैं। बाकी स्पीड जब बन जाएगी तो आप ऐसे निकालोगे जैसे मैं कह रहा हूं। 90 का 4% आएगा 9 चौक 36, 3.6। 3.6 का डिस्काउंट दिया तो 3.6 अगर माइनस करेंगे तो 86.4 आ गया। पर मुझे तो 86.4 में नहीं बेचना, मुझे तो बेचना है 81 में। तो कितने की छूट दी? 86.4 में से 81 माइनस करें 5.4 की, तो 5.4 की छूट दी गई है 86.4 के ऊपर, इंटू में 100। यही आपका आंसर है। पॉइंट हटेगा भाई। इसको किससे काटें? 9 से काट सकते हैं। 9 नाम 81, क्या बचा भाई? 5 बच गया, 9 6 54 और 9 6 54। 6 से 96 कितनी बार? 16 बार। 16 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो 6.25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। तसल्ली से देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको ये बोलता आ रहा हूं कि कोई भी अगर स्टेप समझ में नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप फ्री है बाद में डाउट पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक निश्चित धनराशि पर
वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, तो वर्षों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितनी रेट है ना उतना क्या है, टाइम है। रेट और टाइम बराबर है। फिर ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके, प्रिंसिपल के। तो बताइए वर्षों की संख्या कितनी होगी। ऐसा इक्वल टू पीआरटी बटे 100 कभी पढ़े हैं क्या? है? बिल्कुल पढ़े होंगे भाई। ऐसा इक्वल टू पीआरटी बटे 100 ये तो जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसा ही बराबर है प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल। फिर क्या पूछा, वर्षों की संख्या। आर की जगह आप टी लिख दो। क्यों लिख दो भाई, क्योंकि आर और टी दोनों क्या है, बराबर है। तो आर की जगह टी आ गया, टी की जगह तो टी रहेगा, बटे में 100 आएगा। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 100 इधर आ गया और उधर क्या बचा फिर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मान 100 आ रहा है तो टी का मान कितना आएगा, 10 साल आएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 साल क्वेश्चन का आंसर है। तसल्ली से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो, 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% की दर से एक सही 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित है। यह थोड़ा सा तसल्ली से समझने वाला क्वेश्चन है। देखो, एक तो होता है 6 माही अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अर्धवार्षिक वाले केस में रेट को आधा कर दिया जाता है, यही बात है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि त्रैमासिक है, तिमाही, तो रेट को हम लोग 1/4 गुना कर देंगे। अब हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, 8 महीने हैं, 8 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3, आ जाएगा 2/3। तो अगर 8 महीने के हिसाब से मुझे निकालना है तो रेट को 2/3 गुना करना पड़ेगा। तो रेट आ जाएगी सर 12% का 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, रेट आ जाएगी 8%। टाइम को क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने रेट को आधा किया होता तो याद करो हम लोग टाइम को डबल करते हैं। अगर मैं रेट को 1/4 कर रहा हूं तो टाइम को 4 गुना करते हैं। मतलब आपने रेट का मल्टीप्लाई जिससे किया है उसके अपोजिट से आप टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम है हमारे पास 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। 2/3 का उल्टा 3/2, कैंसिल हो गया 2 बार, ये आ गया 2 साल। अब वापस बात को समझो, जिसने ये सब चीजें समझ ली होंगी उसका आंसर डेफिनेटली आया होगा। ध्यान दीजिएगा, 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% के हिसाब से 1/3 साल का ब्याज निकालना है, सीआई निकालना है, पर किस हिसाब से, प्रति 8 महीने के हिसाब से। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में प्रति 6 माही, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक ज्यादा मिलता है। तो जब अर्धवार्षिक होता है यानी कि 6 महीने होता है तो 6/12 आधा हो जाता है वो। तो अर्धवार्षिक वाले केस में रेट हो जाती है 1/2, टाइम हो जाता है डबल। यहां 8 महीने के हिसाब से आपको ब्याज निकालना है, तो 8 महीने के हिसाब से निकालना है तो पहले 8/12 को वर्षों में चेंज करो, 8/12 आएगा 2/3। तो रेट को तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइमिंग को 3/2 से गुणा करेंगे। मान लो यहां आ जाता सर 6 महीने, 6 महीने तो हो गया, मान लीजिए यहां होता 9 महीने। अगर ये 9 महीने होता तो 9/12, 9/12 का मतलब होता 3/4। तो आप क्या करते, रेट को तो 3/4 से गुणा करते हैं और समय को 4/3 से। तो बातें समझ में आ रही हैं। अब यहां कुछ भी डाटा आ जाए, कैसा भी डाटा आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए एक बार, तो अब हमें क्या करना है, 8% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूं 8% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई आएगा, तो पहले आप निकालना है इफेक्टिव रेट कितनी मिलेगी। 8% के हिसाब से 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, A + B प्लस A इंटू B/100। तो 8 और 8 16 और ये आ जाएगा 0.64। तो 16.64% क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। किसका 16.64, जो आपने पैसा उधार दिया है। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि 37,500 का 16.64% आप निकाल लें। निकाल पाएंगे क्या, 37,500 का 16.64% आप सभी को निकालना है। तो जो भी डाटा आएगा वो आपका आंसर। देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है जी, 37,500 का 16.64, तो आंसर आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर है। 8 महीने का क्या मतलब है समझा चुका हूं। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर में किया होगा वाकई में उनके सीआई के कॉन्सेप्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सीईटी जैसे पेपर में तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टाइम एंड वर्क, समय कार्य का बड़ा आसान सा क्वेश्चन। सम्राट, कोई सम्राट है भाई, अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है।
विराट अकेले उस काम को 40 दिनों में कर सकता है यदि वे एकांतर दिन काम करते हैं। एकांतर का मतलब 1 by 1। तो अब देखिए सर, सम्राट काम कर रहा है 10 दिनों में, उसी काम को जब विराट कोहली जी करने आए तो विराट ने कितने दिनों का समय लिया? 40 दिन का। 10 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। सम्राट की क्षमता आ गई 4, विराट की क्षमता 1, 4 और 1 कितना आ गया? 5 आ गया। तो एफिशिएंसी जो आ चुकी है टोटल 4 और 1 5 आ चुकी है। आगे हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो एकांतर दिन, एकांतर का मतलब अल्टरनेट 1 by 1 काम करते हैं और सम्राट जो है कार्य शुरू करता है तो कितना समय लगेगा? तो देखिए, पहले दिन सम्राट ने काम किया 4 काम किया, दूसरे दिन विराट ने काम किया 1, दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 5। तो मैं कह सकता हूं कि सर 2 दिन में काम कितना हो गया? 5 हो गया। ये काम 2 दिन में क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने अकेले अकेले काम किया है, एकांतर 1 by 1 काम किया है। सम्राट आया, फिर विराट आया, फिर सम्राट, फिर विराट, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक कि काम नहीं हो जाता। तो 2 दिन में काम हो गया सर 5। मुझे 5 काम नहीं करना है, मुझे काम करना है 40। तो 5 को 40 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 8 से। तो दोनों तरफ आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16। 16 दिन के अंदर 40 यूनिट जो है वो काम पूरा हो जाएगा। 16 दिन के अंदर, और 35 14, ठीक है भाई, 16 दिन के अंदर काम कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 16 दिन क्वेश्चन का आंसर है। आखिरी 2 क्वेश्चन और है, फटाफट से देख लें उनको भी। फिर दिल्ली पुलिस का भी आपको एनालिसिस देखना है। आपने पेपर दिया हो नहीं दिया हो, हालांकि पेपर सारे देने चाहिए, अगर आप नहीं भी दे पा रहे किसी रीजन से तो ये एनालिसिस इसलिए जिससे कि आपको सॉल्यूशन के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए आपको एनालिसिस में दे रहा हूं। तो इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो फटाफट से। चलिए जी, क्वेश्चन 14 देखिए। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? तो जैसे समय कार्य का हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है। एक नल यानी कि पहले पाइप को मैंने P1 मान लिया, 30 मिनट में टैंक खाली कर रहा है। दोनों एक ही कैटेगरी के पाइप हैं, दोनों ही टैंक को खाली करने पे तुले पड़े, और ये भी खाली कर रहा है, 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली कर रहे हैं ना। हालांकि हम लोग जब खाली करने वाले की बात आती है तो उसको नेगेटिव लेके चलते हैं, पर जब दोनों एक जैसे पाइप है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव लगाएं ना लगाएं। 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। यहां क्षमता 3 आएगी, यहां क्षमता 2 आ जाएगी। 3 और 2 कितना आ गया? 5 आ गया। 5 की क्षमता से 90 काम को करोगे तो 90/5 कितना लगेगा? 18 मिनट। 18 मिनट्स का समय लगेगा टैंक को खाली करने में ना। तो ये बात अपने माइंड में मत लेके आए कि सर हम लोग माइनस क्यों नहीं कर रहे। माइनस भी लगा सकते हो, माइनस का 3 आएगा तो यहां भी माइनस का 2 आएगा, तो यहां भी माइनस का ही 5 आएगा। 90/5 करोगे तब भी माइनस के 18 ही आएगा, माइनस आएगा खाली करने के लिए। तो अगर दोनों एक जैसे पाइप होते हैं तो उसमें माइनस ना भी लगाएं तो भी आपका आंसर 18 ही आने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, आलोक P से Q की ओर 6 की स्पीड से चलता है, रमन उसी समय स्थान P से Q की ओर 9 की स्पीड से चलता है। रमन Q पर पहुंचकर, देखो ये थोड़ा बहुत करने लायक क्वेश्चन था अभी तक के 15 क्वेश्चंस में से। P और Q आपको 2 स्थान दिए गए, समझिएगा। आलोक कोई व्यक्ति है, P से Q की ओर 6 की स्पीड से चल रहा है और रमन चल रहा है 9 की स्पीड से। तो आप मुझे बताइए, आलोक और रमन दोनों सेम टाइम पर P से Q की ओर जा रहे हैं। अब आलोक की तो स्पीड कम है 6 और रमन की स्पीड है 9, तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले रमन पहुंचेगा, भाई रमन की स्पीड ज्यादा है, तो रमन पहले Q पर पहुंच गया। अब आगे क्या हो रहा है? Q पर पहुंचने के बाद देखिए, रमन Q पर पहुंचकर, Q पर पहले क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। Q पर पहुंचने के बाद P की ओर लौटता है और आलोक से स्थान R पे मिलता है। तो ये रमन भाई साहब है, ये वापस लौट रहे हैं, यू टर्न लिया इन्होंने, और किसी पॉइंट R पर इनकी मुलाकात किससे हुई? आलोक से हुई। आलोक वही व्यक्ति है जो अभी भी बेचारा Q पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है, और ये वहां बैठ के आलोक का वेट नहीं कर रहा, ये यू टर्न लेके आ रहा है। कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को? तो PQ की लंबाई अगर 15 किलोमीटर है, P से लेके Q तक की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर आपको दी गई है। तो क्या जानना चाह रहा है? PR की लंबाई जानना चाह रहा है। PR की लंबाई क्या होगी? अब बात को समझिए, हम एक काम करते हैं, PR की जो लंबाई है
उसको मान लेते हैं x। PR की लंबाई x है तो ये आ जाएगा 15 माइनस x, ये आ गया। दोनों व्यक्ति समान समय पे R बिंदु पे पहुंचे। पहला व्यक्ति आलोक P से लेके R तक पहुंचा, उतनी देर में जो रमन था वो P से लेके Q तक, फिर Q से लेके R तक पहुंचा। तो समय समान है, समय समान है तो इसका मतलब चाल और दूरी का रेशो बराबर होता है। जिसने जितनी ज्यादा दूरी तय की है उसकी उतनी ज्यादा चाल रही होगी, या जिसकी जितनी ज्यादा चाल है उसने उतनी ज्यादा दूरी तय की है। तो अगर मैं चाल का अनुपात निकालूं, आलोक और कौन, रमन, आलोक और रमन की अगर मैं चाल का अनुपात निकालूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेना शांति से। तो 6:9 है चाल का अनुपात, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, चाल का अनुपात है 2:3। तो सर जिसकी स्पीड ज्यादा उसने ज्यादा दूरी तय की होगी, तो दूरी का जो अनुपात आएगा, डिस्टेंस का जो रेशो आएगा वो भी आपका 2:3 आएगा। चाल का अनुपात 2:3 तो दूरी का अनुपात भी 2:3। चलो दूरी का अनुपात 2:3 आ रहा है, तो आप देखिए दूरी किसने कितनी तय की है। आलोक ने दूरी तय की है केवल P से लेकर R तक, यानी कि x किलोमीटर। उतने ही समय में रमन कितना चल रहा है, P से लेके Q यानी कि 15 किलोमीटर, और Q से लेके R 15 माइनस x, तो 15 प्लस 15 माइनस x आएगा 30 माइनस x। तो ये उनकी दूरियों का अनुपात है, ये रेशो दे रहा है आपका 2:3। तो दूरियों का जो अनुपात आ रहा है वो कितना रेशो आ रहा है आपका, 2:3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है। अब बस कितना काम बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर हम आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल मल्टीप्लाई करो भाई, ये आ गया 3x और ये आ गया 30 दूनी 60 माइनस के 2x, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 60। x का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x का मान 12 आ रहा है, PR की लंबाई पूछी है तो बिल्कुल 12 आंसर है। अगर वो पूछता कि RQ की लंबाई कितनी है तो 15 में से 12 माइनस हो जाके 3 आंसर आता। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है। चलिए भाई, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको जो सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो सैटरडे का टेस्ट का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, काफी लोगों ने इस चीज को सराहा। काफी लोगों ने कहा कि सर अच्छा है, हम लोग सॉल्यूशन के डाउट्स काफी नहीं पूछ पाते पेपर के, तो वो हमें मिल जाते हैं। तो आप लोग भी चीजों को शेयर करते रहे। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया हुआ है उन तक आप पेपर को सेंड करें, सॉल्यूशन को भी सेंड करें, जिससे कि बाकी लोग भी एनालिसिस कर पाए। और एनालिसिस सभी देख रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ये रहते हैं कि हमें तो सीईटी ही करना है, सीईटी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो सीईटी करेंगे वरना बिल्कुल दुनिया छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आप करिए, कौन रोक रहा है आपको तैयारी करने से। पर आप बाकी एनालिसिस भी देख सकते हैं, बाकी पेपर्स भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो वही हैं, वही मैथ्स है, वही हरियाणा सीईटी में भी मैं आपको 2 और 2 4 पढ़ाऊंगा, वही आपको सीजीएल में पढ़ाऊंगा, वही आपको दिल्ली पुलिस के बैच में पढ़ाऊंगा। तो चीजें वही होती हैं, पर अपनी साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि नहीं सर हमें तो मॉक टेस्ट जनरल का ही देना है, हमें दिल्ली पुलिस का ही देना है, हमें हरियाणा सीईटी का ही देना है। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को ऑफलाइन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में ही मिल रहा है तो उसमें से भी आप क्वेश्चंस किया करें। जो नहीं आए एनालिसिस आपके सामने है, तीनों के तीनों पेपर्स का एनालिसिस आपको मिल चुका होगा या मिल जाएगा आगे चल करके। तो सभी के एनालिसिस को देखना है और उसके बाद भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है आपको आकर के पूछना है। जितने ज्यादा डाउट्स आप पूछेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो पड़ोसी को जाने दे बाढ़ में, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लोग पेपर नहीं दे रहे मत देने दो, आप अपना पेपर दें। वीक में 1 दिन पेपर होता है, उसको अगर आपने मिस किया तो आपने कितनी नॉलेज मिस कर दी, ये इस बात का अंदाजा आपको एग्जाम हॉल में लगता है जब आप लोग पेपर दे रहे होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट सैटरडे का पेपर मिस ना किया करें, जो भी आपको पेपर देना दें। स्कोर बोर्ड पे क्या स्कोर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो फाइनल सिलेक्शन की ओर ध्यान देना है कि वहां हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो अच्छे से देखें, तसल्ली से देखें, चीजों को शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। थैंक यू सो मच।